नमस्कार, मैं विजयपाल सिंह परिहार। आज पॉलिटी का एक अंक जो अगला अंक लेके आया हूँ, वो है अनुच्छेद 21 से संबंधित। तो अनुच्छेद 21 चर्चा में भी है अभी। हरीश राणा जी की इच्छा मृत्यु, जो हरीश राणा को 15 मार्च को दी गई, तो उस सिलसिले में चर्चा में भी है। और अनुच्छेद 21 क्या है, उसके विषय में हम लोग डिटेल बात करेंगे। फिर उस विषय की भी बात करेंगे जहाँ इच्छा मृत्यु दी गई अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इच्छा मृत्यु कैसे दी जाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, है ना। तो पहले अनुच्छेद 21 को समझ लेते हैं। तो आज जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो है अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 वो है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके पॉलिटी में। सबसे ज्यादा किसी अनुच्छेद की अगर व्याख्या की गई है, आप समझिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये अनुच्छेद 21 है। और जब कभी किसी को कोई कानून, भारत में अगर कोई कानून ऐसा नहीं है, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसके अंतर्गत आप अपने जीवन से संबंधित कुछ न्याय पाने का अधिकार रखते हो या न्याय पा सकते हो, तब ऐसे में अनुच्छेद 21 एक तरीके का रामबाण इलाज जैसा है। तो अनुच्छेद 21 इस मामले में महत्वपूर्ण है कि कोई कानून है, कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था कैसे होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर आपके जीवन से संबंधित वो है, तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21 आपको न्याय दिलाने में मदद करेगा। ठीक है। तो इस तरह ये क्या है, आपको न सिर्फ मूल अधिकार बल्कि प्राकृतिक अधिकार दिलाने में भी मदद करता है। यानी प्राकृतिक न्याय का एक स्रोत है अनुच्छेद 21, क्योंकि वो अनंत ऐसे अधिकारों को दिलाता है जो अधिकार हमारे मूल अधिकार में भी मेंशन भी नहीं है। उन अधिकारों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है और फिर बाद में समय रहते चर्चा का विषय बनता है। और बाद में ऐसा भी हो सकता है कि उसे मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल कर लिया जाए संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ऐसा संभव है। ठीक है। तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊंगा। अगला ही जो अनुच्छेद अनुच्छेद 21A शामिल किया गया, पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार माना था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अनुच्छेद 21A संविधान संशोधन करके एक नया अनुच्छेद डाल दिया गया, शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। तो इसी तरह मूल अधिकार बनाया जा सकता है जो भी सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में जजमेंट आते हैं। तो ये तो डिस्कशन का विषय है, लेकिन बात ये होती है कि अनुच्छेद 21 क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये इसकी हेडिंग है। ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा। किस तरह का अधिकार मिलेगा, हेडिंग से केवल इतना ही पता चलता है। अब इसमें लिखा क्या है, मूल रूप से हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को, देखिए इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। तो मूल रूप से जो चीज लिखी है वो ये लाइनें हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जा सकता। क्या है इस चीज को, ये लंबा चौड़ा जो लिख दिया गया, इस चीज को थोड़ी ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। किसी भी व्यक्ति को, ये किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है,
केवल नागरिक को नहीं, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। क्या प्राप्त है? उसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। और कहा गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जा सकता। यदि आपको इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है, एक शर्त बताई गई है इसमें कि आपको कोई अधिकार मिलता है, लेकिन हाँ, आपको इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है। एक शर्त है उसकी, क्या है? यदि कानून में लिखा हो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी यदि कानून में लिखा है ऐसा, ठीक है, तो यहां पहले पहले यही मीनिंग समझा जाता था। यदि कानून में लिखा है कि आपकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से आपको वंचित किया जाए, तो आपको वंचित किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई कानून नहीं है, तो आपको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग बात बात में पूछते हैं ना कोई चीज, कि कोई आदमी अगर कुछ बात कहता है तो हम कहते कहीं लिखा है क्या? तो इस मामले में भी यही है कि अगर लिखा है, कानून लिखा है, तब तो यह अधिकार छीना जा सकता है। लेकिन अगर कानून नहीं लिखा है, तब फिर अधिकार नहीं छीना जा सकता। यानी केवल कानूनन ही ये हमारा अधिकार छीना जा सकता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। अब बात होती है, इनके थोड़ी मीनिंग समझने की कोशिश करें, है ना? हर आदमी अपनी अपनी मीनिंग लगा लेता है, तो बात होती है इनकी मीनिंग समझने की कोशिश करें। एक शब्द है हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसका हमें अधिकार मिलता है, और ये छीना जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। ये छीना जाता है किससे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। तो यहां पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ऐसा लिख सकते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड आप सोच रहे होंगे ये इंग्लिश क्यों लिख रहा हूँ, है ना? हिंदी मीडियम को पढ़ाना हो तो इंग्लिश क्यों लिख रहा हूँ? भाई क्या होता है कि एक तो इंग्लिश मीडियम वाले अगर देख रहे हो तो कम से कम उनको समझ आ सके। दूसरी बात होती है कि हिंदी मीडियम वालों को भी उतनी ही जरूरत है इस चीज को समझने के लिए कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ जब हम व्याख्या करते हैं तो कई बार आपको इंग्लिश में ज्यादा अच्छा समझ आता है, कई बार हिंदी में ज्यादा अच्छा समझ आता है। जैसा भी समझ में आए मैं कोशिश करूंगा कि उसे समझा सकूं, ठीक है? तो इसलिए मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों आपके लिए लिख दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा ही हम छीन सकते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब क्या होता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी कानून के द्वारा, कानून के द्वारा जो कानून लिखा गया है उसके द्वारा क्या छीन सकते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना? या जीवन जीने का अधिकार जिसे कहते हैं, जीवन जीने का अधिकार। जैसे क्या है, आपको उठा के जेल में डाल दिया, आपको फांसी लगा दी, है ना? तो ये क्या हुआ? जीवन जीने का अधिकार आपको है। अब पता चला कि भाई आपको फांसी लगा दी, सरकार ने किसी आरोप में उठा के आपको फांसी लगा दी, तो क्या ऐसा कर सकती है? हाँ, अगर कानून कहता है कि अगर कोई आदमी इस तरह का कोई एक्ट करेगा, लगा दो फांसी भाई, नहीं? और अगर कोई गलत काम करता है उसको जेल ले जाओ। लेकिन एक आदमी जो गलत काम नहीं करता, एक आदमी जो ऐसा कोई काम नहीं करता जहां पर उसकी स्वतंत्रता को छीना जा सके, तो कानून मदद करता है। कहता है भाई कानून ऐसा होना चाहिए जो ये बताए कि भैया कौन सा गलत काम किया है, तभी तो आप उसका जीवन जीने का अधिकार छीनोगे।
अदरवाइज सरकार को भी अधिकार नहीं है किसी के लिए जीवन जीने का अधिकार छीने। सरकार को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी के जीवन जीने का अधिकार छीन ले। ध्यान रखें, केवल कानून बना होना चाहिए। यदि कानून बना है तब कानून के माध्यम से, जैसे पहले क्या है, अब आप इसको थोड़ी गहराई से समझना है। पहले राजा रजवाड़े होते थे, किसी से नाराज हो गए तो उसको बोले इसको फांसी लगा दो, तो क्या होता था, राजा का मनमानापन होता था। ठीक है, और अगले आदमी की खुद दोष हो नहीं हो, छोटा दोष है बड़ा दोष है, इस बात को बिना मतलब क्या है ध्यान में लाए ही, बस चूंकि राजा साहब नाराज है, मान लो आज जज साहब नाराज हो जाए, जज साहब आपको सजा देते, जज साहब नाराज हो जाए, फिर क्या होगा? मान लो पुलिस वाला नाराज हो जाए, मान लो सरकार आपसे नाराज हो जाए, तो कैसा होगा? तो वो नाराजगी क्या, केवल जो लोग यहाँ सरकार में बैठे लोग हैं, बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, वो आपसे नाराज हो जाए तो आपको उठा के जेल में फेंक सकते हैं क्या? बिना अपराध के न्यायपालिका आपको सजा दे सकती है? तो नहीं, मना कर दिया गया। ये कानून होना चाहिए, कानून बताइए ना, किस कानून के अंतर्गत आप अगले आदमी का ये अधिकार छीन रहे हैं? तो यहां पर क्या हो गया, एक बात क्लियर हो गई, सरकार का मनमानापन नहीं चलेगा। सरकार के मनमानेपन पर ये एक अंकुश है। अनुच्छेद 21 क्या है? सरकार के मनमानेपन के खिलाफ अंकुश, या सरकार को हम लोग ये आज की भाषा में कहते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के मनमानेपन के खिलाफ अंकुश, यानी अब पहले राजा होता था, आजकल प्रधानमंत्री मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब होते हैं। तो पुलिस वाले, इन सब का मनमानापन नहीं चलेगा। इन्हीं का मनमानापन रोकने के लिए कहा गया है, जब तक विधायिका ऐसा कोई कानून न बना दे। हाँ, कानून बना दे तो फिर कानून से तो हो ही सकता है। तो कानून से आपको जीवन जीने का अधिकार छीना जा सकता है, अगर कानून नहीं है तो जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, और पहले पहले यही समझा जाता था, जो समझा जाता था मैंने वर्णन किया। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये संविधान लागू हुआ, लागू होने के तुरंत बाद इस चीज को चैलेंज कर दिया, इस चीज को चैलेंज किया गया, इस अनुच्छेद को चैलेंज किया गया। और चैलेंज करने पर क्या हुआ, ये समझिए, 1950 में इसको चैलेंज किया गया। 1950 में लागू ही हो रहा है संविधान कि तुरंत चैलेंज भी हो गया। ए.के. गोपालन, ए.के. गोपालन केस आया। तो ए.के. गोपालन केस में इस अनुच्छेद को चैलेंज किया गया। क्यों चैलेंज किया गया, अब थोड़ी बात समझेंगे कि किस तरह से चैलेंज किया, क्यों किया गया। तो क्या है कि थोड़ी अगर हम पीछे जाएं अपने इतिहास में, एक कानून है जिसे कहते हैं रॉलेट एक्ट। आप सभी इससे परिचित होंगे। जब रॉलेट एक्ट आया 1919 में, तो विरोध स्वरूप लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए और उन पर गोलियां चलाई गई। उस विरोध को सरकार ने नलीफाई करने के लिए उन लोगों पर गोलियां चलाई, और वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। तो इस कानून का विरोध कर रहे थे। किस कानून का विरोध कर रहे थे? रॉलेट एक्ट का। क्यों विरोध कर रहे थे? ये कानून आया था, रॉलेट एक्ट मतलब रॉलेट जो थे उन्होंने कानून बनवाया था। ठीक है, रॉलेट के नाम पर ये कानून बना, तो एक कानून बनवाया था। और उसमें क्या था कानून में कि किसी भी आदमी पर शक हो जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। मतलब कार्यपालिका को बढ़ा के ऐसी पावर्स दी गई कि बहुत मतलब सरकार को बहुत सारे विवेकाधिकार दे दिए गए कि यदि ऑफिसर को ही लगता हो कि कोई आदमी अपराध कर सकता है, बस उस शक मात्र से वो उसको गिरफ्तार कर सकता है, और उस पर कोई आरोप सिद्ध हो न हो, लंबे समय तक उसे जेल में रखा जा सकता है। और ये आया क्यों था, रॉलेट एक्ट क्यों आया था? इस बात के लिए
कि भारत में हो रहे आंदोलनों को कुचला जा सके, नेताओं को पकड़ा जा सके, आंदोलनों को कुचला जा सके। यानी सामान्य व्यक्ति जो सरकार से अगर कोई मांग करना चाहता है तो सरकार उस मांग को कुचल देना चाहती है, आम आदमी के इस अधिकार को छीन लेना चाहती है। आम आदमी सरकार से कोई बात ना कर सके तो आम आदमी को डराती है कि हम आपके जीवन को ही छीन लेंगे, यानी आपको जेल में डाल सकते हैं और आपको फांसी तक लगा सकते हैं। आप समझिए, इस तरह का एक डरावना कानून, काला कानून आया था वंस अपॉन अ टाइम, और हमने पूरे भारत ने विरोध किया था। विरोध स्वरूप बड़े आंदोलन, और बाद में गांधी जी ने आंदोलन किया था। ठीक है, तो अब आप समझिए कि हम रॉलेट एक्ट का किस तरीके से विरोध कर रहे थे। तो क्या स्वतंत्र भारत में कोई रॉलेट एक्ट आ सकता है? कोई रॉलेट एक्ट जैसा एक्ट आ सकता है? हाँ, स्वतंत्र भारत में जब स्वतंत्र हुए तो ये अनुच्छेद आया और इसके साथ कानून आए। जो कानून आए वो क्या है? ये मिस्टर ए के गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया कि इन पर शक है कि ये कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। इन पर शक है कि ये कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। तो ये तो अंग्रेजों वाला रॉलेट एक्ट ही हो गया। इन्होंने कहा कि क्या इस चीज के लिए हमने आजादी पाई है क्या? हम तो चाहते थे कि ऐसा कोई कानून, काला कानून बने ही ना। यानी क्या है, इन्होंने किस चीज पर क्वेश्चन मार्क किया कि भाई कानून में लिखे मात्र से सब कुछ सही नहीं हो जाता, कभी कभी कानून भी मनमाना व्यवहार करता है, कभी कभी कानून में जो बातें लिखी होती हैं वो भी गलत लिखी होती हैं, मनमानी लिखी होती हैं, किसी ऑफिसर को या किसी एजेंसी को मनमानी ताकत दे देती हैं, जिससे वो जनता के अधिकारों का हनन करता है, उसको जीवन जीने में बाधा पैदा कर सकता है, उसकी जीवन को छीन सकता है। इस तरह का कानून, इस तरह का मनमानापन कानून बनाने वाली एजेंसी यानी संसद या विधायिका भी कर सकती है। इसलिए विधायिका, कार्यपालिका के मनमानेपन पर तो आपने अंकुश लगाया, लेकिन विधायिका भी तो मनमानापन कर सकती है, उसके मनमानेपन पर भी तो अंकुश लगाइए। ये था ए के गोपालन केस। लेकिन ए के गोपालन को सुना नहीं गया। हमारी चूंकि नई नई व्यवस्था थी, हमने ए के गोपालन को सुना नहीं, और हमने कहा नहीं जी, जो कानून लिखा है उसमें कोई मनमानापन नहीं है। हमने स्वीकार ही नहीं किया मनमानापन विधायिका का। तो हमने विधायिका का मनमानापन स्वीकार ही नहीं किया। हाँ, कार्यपालिका का मनमानापन बहुत लंबे समय से चला रहा था, उसको स्वीकार किया, उसके खिलाफ हमने प्रोटेक्शन दे दिया, लेकिन ए के गोपालन की बात नहीं सुनी, और हमने विधायिका के मनमानेपन के खिलाफ, यानी विधायिका भी गलत कानून बना सकती है, इसके खिलाफ कोई प्रोटेक्शन देने से हमने मना कर दिया। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, और फाइनली हम तो मना कर ही रहे थे क्योंकि हमने लिखा नहीं था। तो आप समझ गए कि यहां पर लूप होल का क्या है? विधायिका का मनमानापन, विधायिका का मनमानापन। और ए के गोपालन यही कह रहे थे कि जो कानून बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत मुझे गिरफ्तार किया गया है, ये कानून ही गलत है, और कानून गलत है तो हमको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता इस कानून के अंतर्गत, और ये तो ऐसा ही कानून है जैसे रॉलेट एक्ट जैसा कानून। तो आप समझे क्या है? तो किस ओर इशारा कर रहे थे? लेकिन हमारे देश में अभी इसकी इतनी समझ डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि धीरे धीरे करके समझ डेवलप होती है कि कानून में क्या लिखा है, उससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे करके दिक्कतें समझ आई भारत में, न्यायपालिका को भी और सारी व्यवस्था को भी, और खासकर जब हमारे यहाँ 1975 में, क्या है, 1975 जो इमरजेंसी का समय था, तो इमरजेंसी लगी 1975 से 77, 1977। ठीक है, तो ये 1975 से 77 आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर हमारे यहाँ लगाया गया आपातकाल। आपातकाल की भी बात करेंगे हम लोग किसी दिन, आपातकाल की भी बात करेंगे,
50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो आपातकाल की भी बात करेंगे। बीच बीच में करता रहता हूँ, तो कभी हो सकता है कि कोई वीडियो पीछे पड़ा हुआ हो, लेकिन हम आगे भी करेंगे, चूंकि अब एक साल में कई बार हम लोग इस बात की चर्चा कर सकते हैं, अलग अलग ओकेजन्स पे, जब भी जरूरत हो, है ना। तो चले यहाँ पर समझिए क्या, 1975 से 77 हमारे यहाँ तीसरा आपातकाल लगा, और ये ऐसा पहला आपातकाल था जो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था और संविधान में ये अलाउ किया गया था। लेकिन उसके बाद जो कानून एक्टिव हुए, खासकर एक कानून का वो आता है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, आंतरिक सुरक्षा कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट या आंतरिक सुरक्षा कानून, आंतरिक सुरक्षा कानून। ये कानून के अंतर्गत जो लोग बंदी थे, उन लोगों को न्यायपालिका भी नहीं छुड़वा पाई। आपातकाल के दौरान जिसे चाहे ऑफिसर बंदी कर सकता है, और यदि वो मीसा के अंतर्गत बंद किया गया है तो कब तक जेल में बंद रहेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोई ट्रायल नहीं हो रहा था, आपके कोई अधिकार उस समय सुरक्षित नहीं थे। ये मीसा कानून ने कर दिखाया। पहले भी और कानून थे और कानून हो रहे थे, और चीजों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, लेकिन इसने भी बीभत्स रूप दिखाया। धीरे धीरे समझ तो सबको आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस गड़बड़ को सुधारने का व्यवस्था तो भाई अब उसकी बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, एक और केस आया 1978 में, मौका मिलता है 1978, मेनका गांधी की। मेनका गांधी की, मेनका गांधी से क्या किया गया, पासपोर्ट ले लिया गया। पासपोर्ट, या पासपोर्ट किस बात के लिए होता है, पासपोर्ट छीना ना गया। पासपोर्ट किस बात के लिए होता है, यदि हम इस देश से यानी अपने देश से किसी दूसरे देश की यात्रा करना चाहते हैं, तब ये हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है पूरी दुनिया में कि मैं इस देश का नागरिक हूं। ठीक है, एक वीजा होता है, वीजा जो परमिशन बताता है कि फलाने देश में इस डेट से इस डेट तक हमें जाने की परमिशन है। और पासपोर्ट क्या बताता है, आप किस देश के निवासी हैं। जैसे आप भारत के निवासी हैं, भारत से किसी देश में जा रहे हैं, तो आपके पास भारत का पासपोर्ट होना चाहिए। जिस देश में जा रहे हैं उस देश में जाने की आपको क्या है, वहां पर इजाजत होनी चाहिए, जो वीजा के माध्यम से मिल जाए। तो जब भी आप किसी दूसरे देश जाना चाहें, अच्छा कहीं ना जाना चाहें, तो कम से कम पासपोर्ट तो बना के रखें। मान लीजिए कभी जाने का मौका मिले, तो किस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से जाएंगे, तो पासपोर्ट है भैया, है ना। क्योंकि आप कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई जो कार्ड आप चुनाव का जो कार्ड रखते हैं, इन सब कार्ड के मत्थे कुछ नहीं। तो क्लियर हुआ, तो इन सब कार्ड से नहीं होना, पासपोर्ट से होना। दुनिया में कहीं भी अपने देश के बाहर जाना है, लीगल तरीके से जाना है, तो पासपोर्ट तो बनवाना पड़ेगा। अब क्या है, मेनका गांधी से पासपोर्ट छीन लिया गया, यानी विदेश जाने का इनका मौका छीन लिया गया। इन्होंने पूछा भैया क्या अपराध है हमारा, बोला गया छीन लिया गया, छीन लिया गया, क्या अपराध का क्या मतलब होता है। भाई हमें पावर है, अधिकारी ने बताया कि चूंकि कानून है और हमें पावर है, हम जिसका चाहे उसका ये पासपोर्ट जो है वो जब्त कर सकते हैं, और कोई कारण बताना अनिवार्य नहीं है। आपको नहीं लगता यह अन्याय है? कोई कारण बिना बताए अधिकारी बस पासपोर्ट जब्त करो, और पासपोर्ट जब्त हो गया, तो ये तो अन्याय हुआ ना। लेकिन ऐसा अपने संविधान में इस तरह की भाषा थोड़ी लिखी है, इस तरह की व्यवस्था नहीं लिखी है। और जो कानून कहता है, कानून ये अप्लाई करने के लिए इजाजत दे देता है। तो जब कानून इस तरह की इजाजत दे देता है कि हाँ जी ये अधिकारी पासपोर्ट छीन सकता है, तो उस अधिकारी को एक मनमाना अधिकार दे दिया। इसी मनमाने अधिकार के खिलाफ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उन्होंने केस किया कि अधिकारी मनमानापन कर रहा है, क्योंकि इसको कानून से मनमानापन करने का अधिकार मिल गया है। तो ये कानून गलत है। फिर एक बार कानून को चैलेंज कर दिया।
ठीक है। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत चैलेंज किया गया। अब बात होती है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का अधिकार। तो ये इनका जीवन कौन सा नष्ट हो रहा था? ये तो जीवित थी, जेल में भी नहीं ले जाया गया, फांसी भी नहीं चढ़ाई गई, पासपोर्ट ही तो छीना गया था। तो इसके अंतर्गत कैसे केस हो सकता है? तो कहा इन्होंने जो तर्क दिया वो तर्क समझिएगा, जीवन केवल शरीर से जीवन नहीं होता, केवल शरीर का जीवन नहीं है, हम पर्सनालिटी बनाते हैं ना? हम समाज में जब रहते हैं तो अपनी एक पर्सनालिटी बनाते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। अगर आप किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी नष्ट कर दीजिए, जैसे समाज में सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को इज्जत, समाज में किसी व्यक्ति ने इज्जत कमाई, उसकी इज्जत को नष्ट कर दीजिए तो क्या होगा? अगला आदमी कई बार जीना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, उसका काम उसकी इज्जत है, उसका जो भी वो कार्य व्यवहार करता है, उन्हीं सब चीजों से तो इज्जत बनाई है ना, उन्हीं सब चीजों से तो व्यक्तित्व बनाया है ना। हम सामान्य भाषा में आपको बात कर रहे हैं कि इज्जत वाला बात, तो यहाँ पर क्या है, इसे हम थोड़ी और अच्छी भाषा में क्या कहेंगे, व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, पर्सन विथ पर्सनालिटी। पर्सन विदाउट पर्सनालिटी इज नॉट अ परफेक्ट पर्सन। एक व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व हो ही ना तो फिर वो कैसा व्यक्ति है? जानवर और उस व्यक्ति में कोई बहुत ज्यादा अंतर थोड़े है। तो हम जानवर थोड़े हैं, हमारा तो व्यक्तित्व होता है ना। हम अपने पूरे जीवन जो भी गढ़ते हैं वो हम अपना व्यक्तित्व गढ़ रहे होते हैं, अपना समाज में एक स्थान गढ़ रहे होते हैं। तो क्या उसका प्रोटेक्शन नहीं होगा क्या? और अगर उसका प्रोटेक्शन नहीं होगा तो फिर आदमी का जीवन दुभर हो जाएगा। तो इन्होंने तर्क दिया, व्यक्ति के व्यक्तित्व को जब तक हम सुरक्षित नहीं करेंगे तो गरिमापूर्ण जीवन कैसे दे पाएंगे? गरिमापूर्ण जीवन, यही तो हमारे प्रेम्बल में है ना, गरिमापूर्ण जीवन देंगे। तो आप तो गरिमापूर्ण जीवन, केवल जीवन की स्वतंत्रता कह रहे थे, गरिमापूर्ण जीवन की तो कही नहीं रहे थे। ये तो गरिमापूर्ण जीवन यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सन विथ पर्सनालिटी, तब कहेंगे एक गरिमापूर्ण जीवन की स्वतंत्रता। तो इन्होंने कहा कि ये सिर्फ शरीर की स्वतंत्रता नहीं देता बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन की स्वतंत्रता देता है। और पासपोर्ट छीने जाने से, इस तरह के कानून से पासपोर्ट छीने जाने से क्या प्रभावित हुआ है? मेरा व्यक्तित्व, मेरा काम, है ना, मेरी चीजें प्रभावित हो रही हैं, मेरा जीवन नेगेटिवली प्रभावित हो रहा है, इसलिए इस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे लिया जाना चाहिए। और इस तरह से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को केवल जीवन जीने तक यानी शरीर की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि मैंने कहा पर्सन विद पर्सनालिटी, पर्सन विद डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन, है ना। तो यहां तक उसको उसका अर्थ पहुंचाया गया, ये अर्थ पहुंचाया गया, ये पहला प्रारंभिक अर्थ था। इसका अर्थ अब मेनका गांधी केस के बाद हमने क्या देखा? गरिमापूर्ण जीवन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो गरिमापूर्ण जीवन की स्वतंत्रता देखा, यहां बात समझ आ गई। अब दूसरी लाइन में चलते हैं, इस पर केस कैसे लिया गया पहले तो वो बता दिया मैंने, तो इसका अर्थ बदल गया। अब दूसरा, मनमानेपन पर अंकुश। तब हमारी न्यायपालिका भी अब तक बहुत सारा चीज देख चुकी थी, समझ चुकी थी, परिपक्व हो चुकी थी, और फिर कुछ रास्ता तलाश रही थी। और रास्ता हमें अमेरिकन सिस्टम से मिलता है। हमारे यहां लिखा है विधायिका, हमारे यहां जो लिखा है, ये लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और अमेरिका में इसी जगह क्या लिखा है? विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो यहां पर नहीं, आगे वाले पेज में लिखते हैं, तो आगे वाले पेज पे चलते हैं हम लोग। हमारे यहां लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उनके यहां लिखा है विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये पहला चीज जो था वो था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब बात आई अमेरिकन व्यवस्था से, हमने लिखा कि ये विधि द्वारा, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसकी भी इंग्लिश, इसकी इंग्लिश, तो इसकी इंग्लिश। तो अब क्या है, अमेरिका में बस इन शब्दों में अंतर था, और इन शब्दों के अंतर से वो कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका के मनमाने पद पर भी अंकुश लगा देते। अब समझिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब हमने कहा कानून के द्वारा। ठीक है, विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब इन्होंने कहा अच्छे कानून के द्वारा। अच्छे कानून के द्वारा, यानी कानून भी चेक हो गया। कानून कैसा होना चाहिए? अच्छा कानून होना चाहिए, तभी किसी के प्राण या उसके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह भी चेक होना चाहिए कानून अच्छा हो, सम्यक हो, सम्यक हो, अच्छा हो, गुड। सच कर रहे हैं आप इस चीज को? इन्होंने केवल कानून के द्वारा नहीं बोला, कानून अच्छा होना चाहिए। और जब कानून अच्छा, मतलब है कि हो सकता है कानून खराब भी हो, तो चेक करने का काम न्यायपालिका का है। वो चेक करे कि जिस कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति के अधिकार छीने जा रहे हैं, क्या वो कानून सही है कि नहीं। तो अब क्या है, कानून के मनमानेपन पर भी अंकुश लग गया। ये अमेरिका में ऐसा होता था। क्या होता था? अमेरिका। तो हमने क्या किया, हमारे यहाँ विधि व्याख्या, क्या सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ये मतलब थोड़ी है कि कुछ भी प्रक्रिया स्थापित कर दें। अच्छा शब्द अपने आप अंतर्निहित है। विधि द्वारा स्थापित अच्छी प्रक्रिया या सम्यक प्रक्रिया, है ना। तो जब सम्यक प्रक्रिया या अच्छी प्रक्रिया, भाई अच्छा जरूरी नहीं कि हर बार लिखा जाए, लेकिन हम हमेशा कानून अच्छा ही तो चाहते हैं। तो ये तो अंतर्निहित है कि कानून को अच्छा ही होना चाहिए, तो कानून को चेक किया जा सकता है। तो यहां ये केस ने एक और अर्थ दिया हमारी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का, कि केवल कानून द्वारा नहीं बल्कि अच्छे कानून द्वारा, अच्छे कानून द्वारा। कहां से? विधि द्वारा, विधि की सम्यक प्रक्रिया से हमने ये सीखा और ये अर्थ ग्रहण कर लिया। अर्थ ग्रहण किया, ध्यान रखिए शब्दों में बदलाव नहीं हुआ। चूंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या कर सकती है, तो अर्थ ग्रहण कर लिया। और अब हम कार्यपालिका के मनमानेपन के खिलाफ तो थे ही, अब विधायिका के मनमानेपन के खिलाफ भी हमारे पास प्रोटेक्शन आ गया। यानी यदि विधायिका कोई गलत कानून बनाती है, तब न्यायपालिका उसको, न्यायपालिका में उसे चैलेंज किया जा सकता है। यानी ऐसा कोई कानून जो गलत बना हो, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। यहां से स्पष्ट रूप से लिख गया। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में केवल ये नहीं कि भाई कानून लिखा है तो केवल बस वो कर दिया जाएगा, बल्कि कानून को भी चेक किया जा सकता है। यहाँ पर इसका दायरा बढ़ गया। यानी न सिर्फ कार्यपालिका बल्कि विधायिका के मनमानेपन के खिलाफ भी प्रोटेक्शन मिल गया। और आपका इसका अर्थ भी बढ़ गया कि केवल जीवन जीना नहीं, गरिमापूर्ण जीवन जीना। तो दो बातें आपने समझ ली।
कि यहाँ केवल जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं है, पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है। प्लस केवल सरकार का मनमानापन नहीं, विधायिका का भी मनमानापन अगर है, यानी गलत कानून बना है, तो हम उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। ये व्यवस्था भी यहां पर दी गई है। ठीक है, तो ये शब्दों के अर्थ रहे जो अनुच्छेद 21 में एक्चुअली हैं। और ये मतलब रहा कि क्यों कोई भी जीवन से जुड़ा हुआ केस, हम चाहे उसका कानून हो नहीं हो, हम उठा सकते हैं। कहां पर? न्यायपालिका में उठा सकते हैं ऐसा केस, चाहे उसके खिलाफ कानून हो, गलत कानून हो या जैसा भी हो, हम उस मामले को उठा सकते हैं अपनी कोर्ट में। क्यों उठा सकते हैं? तो अब तक बात क्लियर हो गई। ठीक, तो ये तो है अनुच्छेद 21। अब हमने शुरुआत में बात की थी कि जीने की स्वतंत्रता, मरने की स्वतंत्रता, इन सब बातों की बात की थी। तो इसके अंतर्गत केस आते हैं कि भाई जीवन जीने की स्वतंत्रता है, तो जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार भी शामिल है? अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, तो क्या अच्छे तरह मरने का अधिकार, सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार? ध्यान रखें, क्या सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार शामिल है? सम्मान पूर्वक जिए, सम्मान पूर्वक मरे। बहुत सारे लोग अपने जीवन में यही ऊपर वाले से मनाते हैं कि एक अच्छा जीवन दिया है, एक सम्मानपूर्ण मृत्यु भी दीजिए। क्योंकि भाई क्या है कि आप बहुत गलत तरीके से डेथ हुई आपकी, या उससे आपकी ख्याति को नुकसान हुआ, जो आपने जीवन भर कमाया है वो सब नष्ट हो गया, तो क्या मतलब? यहाँ पर क्या है, पूरे जीवन की कमाई को नष्ट कर गया। कभी कभी आपकी मृत्यु नहीं होना, या मृत्यु अजीब तरीके से होना, या गलत तरीके से होना, और तमाम समस्याएं आती हैं। अब बात करते हैं कि जीवन जीने के अधिकार में सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार शामिल है कि नहीं है। न्यायपालिका का क्या विचार था, हमारे कानून क्या कहते थे? तो पहले पहल न्यायपालिका का विचार था, और कानून कहता था कि जीवन जीने का अधिकार से मृत्यु का अधिकार एकदम अपोजिट है। और अधिकार जीवित व्यक्ति के लिए होते हैं, मृत के लिए नहीं होते। जीवन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, न कि जीवन को समाप्त करने के लिए होते हैं। और मरने का अधिकार कुछ भी है, पर वो तो जीवन को समाप्त कर देता है, और समाप्त जीवन को समाप्त करने का कोई अधिकार हो ही नहीं। भारतीय व्यवस्था में माना ही नहीं जाता था कि जीवन को समाप्त करने का कोई भी अधिकार आपको है, क्योंकि आप जीवन दे नहीं सकते, तो आप जीवन। और क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कॉमन कॉज एनजीओ, कॉमन कॉज एनजीओ के केस में, कब मैंने बताया 2018 में, इन्होंने कहा कि जो एक बेहतरीन जीवन होता है वही जीवन होता है जब हम जीवन का आनंद ले सके, फिजिकली फिट हों, जीवन का आनंद लेने लायक कंडीशन में हो, तभी तो उसे जीवन कहा जा सकता है। जब हम ऐसे फिजिकली फिट ना हो, तब ऐसा जीवन मृत्यु के समान ही है। प्रकृति ने एक तरीके से आपके पास से वो अधिकार छीन लिया है, तो अब आपको मरने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर समझिए कि जब तक आप जीवन को एंजॉय कर सकते हैं अच्छे तरीके से, शरीर स्वस्थ है ना। हाँ, मूड ऑफ हो सकता है कभी कभी, मूड तो टेम्परेरी चीज होती है जो कभी चेंज हो जाती है। तो ऐसा मूड ऑफ में अगर आपने ये कदम उठाया कि आज भाई हमारे जीवन में कुछ नहीं रहा, नौकरी न चाकरी न कोई दोस्त न यार, तो ऐसा करते हैं, फांसी लगा लेते हैं, तो जी आज भी ये अपराध है, आज की डेट में भी ये अपराध है। आत्महत्या अपराध है, आत्महत्या
अपराध है। तो अगर आत्महत्या करने की कोशिश कीजिए तो बच गए, अगर कोशिश में कामयाब नहीं रहे तो पुलिस जेल ले जाएगी। हाँ, तो ऐसी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बच गए तो पुलिस जेल ले जानी है, क्योंकि आप एक अपराध कर रहे हैं। आत्महत्या यानी अपना जीवन आप समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आज भी ये कानून है, अपना जीवन आप नहीं समाप्त कर सकते, क्योंकि आप क्या है, एक्टिव सक्रिय तरीके से जहर देकर या कुछ मारकर या कुछ सक्रिय व्यवस्था करके जानबूझकर आप अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं। इसकी इजाजत आज भी नहीं है। तो आज भी इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं है। हम लोग एक सक्रिय, इसको क्या कहते हैं, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु या यूथनेसिया, इंग्लिश में कहते हैं यूथनेसिया, इसमें कहते हैं इच्छा मृत्यु। तो आज भी सक्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत नहीं है। पर इन्होंने इस केस में पाया कि एक चीज होती है जिसे कहते हैं अक्रिय इच्छा मृत्यु। अक्रिय इच्छा मृत्यु यानी दवाई देना बंद कर दें तो आपकी डेथ हो जाएगी। मेडिकल सपोर्ट जैसे ही आपसे हटा, आपकी डेथ हो सकती है। और आप ऐसी कंडीशन में हैं कि अब कभी भी आप रिवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा आज तक की जो मेडिकल साइंस है वो में अगर डॉक्टर का बोर्ड जो होता है वो बता दे कि हाँ जी अब इनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, जैसा हरीश राणा के केस में हुआ। अभी हाल फिलहाल हरीश राणा के केस में ताजा मामला आया। हरीश राणा भाई चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, अपने हॉस्टल में थे, गिर गए और कुछ 13 साल तक पैरालाइज्ड व्यवस्था में रहे और अब इनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इन्हें इच्छा मृत्यु लेने की इजाजत दे दी, यानी इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है और इनको मृत्यु दी जा सकती है। भारत में पहला केस जिसमें इच्छा मृत्यु दी गई। इसके पहले भी इस तरह के मामले आए थे। अरुणा रामचंद्रन शानबाग, अरुणा रामचंद्रन, इनका मामला आया था 2011 में और इनका मामला भी ऐसा ही था। बॉम्बे की हॉस्पिटल में नर्स थी ये अरुणा रामचंद्रन शानबाग, तो वहां पर नर्स थी और उनके साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार होने के बाद उनका पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई, लेकिन उस हॉस्पिटल ने इनका टेक केयर किया। और जब इनके जो नजदीकी दोस्त थे, नजदीकी लोग थे, उन्होंने इनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की कि भाई अब इनका जीवन फिर से रिवाइव नहीं कर सकता, तो अब इनके इच्छा मृत्यु दी जाए इनको। तो इनकी जो देखभाल कर रही थी उन नर्सों ने, उस स्टाफ ने कहा कि ये जीवन को समझ पा रही हैं, इनके अंदर सेंस है और हम नहीं चाहते कि इनको इस तरह से मृत्यु दी जाए, हम इनका टेक केयर करेंगे पूरे जीवन। ठीक है, जब तक इनका जीवन है तब तक इनकी टेक केयर करेंगे। तो फाइनली इसलिए इनको ये मृत्यु नहीं दी गई थी, लेकिन हरीश राणा को ये मृत्यु दी गई, जबकि उनका भी केस लगभग वैसा ही था जिसमें उनकी भी बॉडी वर्क नहीं कर रही थी। तो हो सकता है कि मामला 2011 में ही आ जाता और पहला मामला ऐसा होता, अरुणा रामचंद्रन शानबाग का मामला होता, लेकिन वो मामला नहीं। और कॉमन काज एनजीओ के केस में जब इस बात को क्लियर कर दिया गया और ज्यादा क्लियर कर दिया गया कि भाई अक्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, तो हरीश राणा के केस में बस ये देखा जाना था कि क्या एक्चुअली में ऐसा है कि कोई व्यक्ति अब मेडिकली फिट नहीं हो सकता, जीवन का आनंद नहीं ले सकता। ठीक है, तो यदि कोई आदमी ऐसा है तब उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। इसी कारण से इच्छा मृत्यु दी गई। तो जीवन जीने के अधिकार में
सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार भी शामिल है। भाई अब इनको परेशान न किया जाए, क्योंकि उससे क्या होता है, परेशानी होती है, दर्द होता है, कष्ट में अगला आदमी है, तो कम से कम उनको सम्मान पूर्वक मृत्यु की इजाजत दी जाए। इसलिए हालांकि अभी भारत में कानून नहीं है, ध्यान रखेंगे, कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, इस पर अभी भी कोई कानून भारत में विद्यमान नहीं है। ठीक है, एक और अधिकार की बात करेंगे हम लोग। तो ये तो हो गया सम्मान पूर्वक मृत्यु का। एक बात करेंगे निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। क्या है निजता का अधिकार? इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुत्ता स्वामी केस, पुत्ता स्वामी केस में इसे भी जस्टिस के एस पुत्ता स्वामी, है ना, तो जस्टिस के एस पुत्ता स्वामी केस में जो भारत सरकार के खिलाफ, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ हुआ था, 2017 में ये वर्डिक्ट दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। हालांकि सरकार ने अभी नहीं माना, विधायिका ने अभी नहीं माना, तो कोई कानून या संविधान संशोधन करके इसको हमारे मूल अधिकारों में शामिल नहीं किया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि यह फंडामेंटल राइट है, और यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उन्होंने व्याख्या करके फंडामेंटल राइट आपको दे दिया है। तो अब आप एक चीज समझिएगा, अगर मान लीजिए केवल ये पूछे कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, तो आप कहेंगे नो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है, बिल्कुल सही। जब तक ये रेफरेंस ना मिले कि सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, तब तक आप नहीं कहेंगे कि निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है। ठीक है, और खासकर प्री में जब निशान लगा रहे होते हैं तब की बात कर रहा हूं मैं, कि तब ऐसा मत कहिएगा। तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा नहीं गया है, ये न्यायपालिका की व्याख्या है। तो जब आपसे पूछा जाए न्यायपालिका की व्याख्या है, तो बोलेंगे हाँ है ना, लेकिन क्या जोड़ा गया है? नहीं जोड़ा गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट कैसे और किस तरीके से, मतलब हम समझ पाए कैसे फंडामेंटल राइट है, या राइट टू प्राइवेसी क्या होता है। तो सबसे पहले तो राइट टू प्राइवेसी क्या होता है, तो समझिए, अपनी व्यक्ति से संबंधित जो भी सूचना हो, आपसे संबंधित जो भी सूचना है, उस पर आपका नियंत्रण, इसी को कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। व्यक्ति से संबंधित सूचना पर व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, यानी आपसे संबंधित सूचना है, सूचना का मतलब है आपकी फोटो, आपका वीडियो, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपसे जुड़ी हुई कुछ भी चीज। ठीक है, आपका घर, आपकी संपत्ति, वट एवर, आपकी इजाजत के बगैर कोई उसे यूज नहीं कर सकता। आपकी संपत्ति आपकी है, तो आपकी जानकारी भी आपकी है, इसी को कहते हैं निजता का अधिकार। आपकी जानकारी आपकी है, निजी संपत्ति है आपकी, आपकी इजाजत के बगैर उसे कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, आप इजाजत दे दे तो फिर इस्तेमाल करें। आप हो सकता है अपनी जानकारी बेच के कुछ प्रॉफिट कमाएं, जैसे आजकल क्या होता है, लोग भाई अपना वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हैं, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे डालते हैं, और उसके माध्यम से पैसे कमाने की कोशिश करते, डालिए, आपकी मर्जी ना, आपका जीवन, आपकी मर्जी, आप अपने से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक करना चाहें पब्लिक कर दें। भाई कोई शादी करता है, शादी का वीडियो धीरे धीरे जारी करता है, लोग शादी का वीडियो देखते हैं, मिलियंस में व्यू आते हैं, उसको पैसे मिलते हैं।
तो अगर आपका प्राइवेट पल है, आप चाहें तो सीडी बना के अपने घर के अंदर रखें और किसी को आप पब्लिश ना करने दें, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो उसी चीज को पब्लिश कर दें, आपकी इच्छा। अब बात होती है इस मुद्दे पर कि ये क्या समस्या क्या हुई। तो सबसे पहले तो ये समझिए, आपकी सूचना, मैंने कहा ना कि आप चाहे तो उजागर कर दें और उससे आप पैसा कमा सकते हैं, मतलब आपकी सूचना कितने योग्य है, आपको लगता होगा कहाँ बिकती है, ठीक है, रील वील में चल जाता है, और कहाँ बिकती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, गूगल कंपनी बड़ी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में से एक है, या बड़ी टेक, सबसे बड़ी टेक कंपनी कह सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आप समझिए कि इतनी बड़ी टेक कंपनी, बढ़िया प्रॉफिटेबल कंपनी, और आप देखते हैं गूगल सर्च फ्री में देता है, आपको जीमेल फ्री में देता है, फेसबुक है, आपको अकाउंट बनाने का फ्री में व्यवस्था देता है। भैया फ्री में इतनी बड़ी कंपनी चल भी रही है और प्रॉफिट में भी है, कुछ तो करता होगा ऐसा, आपकी सूचना बेच लेते, सिंपल, ठीक है। आजकल बहुत सारे नियम हो गए हैं तो ये सूचना नहीं बेचते हैं, जहां नहीं बेचेंगे तो फिर आपसे पैसे मांगेंगे, भैया अकाउंट खोलने का पैसा दो, ठीक है, क्योंकि आपको हम सर्विस दे रहे हैं, सर्विस देने का पैसा दो, आपको अकाउंट खोलना है उसमें पैसा दीजिए। तो बहुत सारे लोग आपकी सूचना नहीं बेचते तो पैसे नहीं मांग, आपकी सूचना नहीं बेचते तो पैसे की डिमांड करते हैं, पैसा दो तब आप हमारी सर्विस यूज कर पाओगे। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जब आप उनका उनसे संबंधित, मतलब अपने से संबंधित जानकारी उनको दे रहे हैं, वो कहते हैं हम इसको बेच के ही पैसे कमा लेंगे, ठीक है। आप क्या दे रहे हैं, आप सोचे गूगल सर्च में हम क्या दे रहे हैं, अरे भैया गूगल में अपना अकाउंट अकाउंट बना के अपना नाम और सारी डिटेल दे ही दी, फिर क्या सर्च करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट है तभी तो सर्च करते हैं, बिना इंटरेस्ट के सर्च करते हैं, वो आपका धीरे धीरे एक प्रोफाइल बना लेता है। आप नहीं जानते उतना अच्छा अपने को जितना अच्छा गूगल आपको जानता है, पूरा मैपिंग करके बैठा हुआ, भाई साहब ये खाना खाते हैं, यहाँ टहलने जाते हैं, ये गाड़ी पसंद, चाहे आप ले पाए ना ले पाए, आपकी हैसियत हो कि नहीं हो, लेकिन ये गाड़ी पसंद करते हैं, ऐसी जगहें पसंद करते हैं, ये है, तो तमाम सारी चीज़ें आप उसके माध्यम से सर्च करते हैं और अपना इंटरेस्ट बताते रहते हैं, हम इस पार्टी को वोट देंगे, इस फलाने को ये करेंगे, उसको ये करेंगे, सब आप बताते रहते हैं इन सब, और वो क्या है, डाटा निकाल निकाल के उन कंपनियों को बेचता रहता है, ठीक है। तो ये डाटा का कमाल है, आप तो जानते भी नहीं, लेकिन बात क्या है, इससे आप सोचेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है आपको, भैया हमको क्या फर्क पड़ा, बेच दो, है ना, कम से कम हमको फ्री में तो मिल रहा है चीजें। लेकिन आप सोचिए कि कोई आदमी, आप उसी वेबसाइट और तमाम सारी जगह में क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी देते हैं। मान लीजिए किसी ऐसे आदमी को क्रेडिट कार्ड की जानकारी मिल गई, जो आदमी क्या है उसका दुरुपयोग करना चाहता है, फिर क्या होगा। कोई आपको ट्रैक करना चाहता है, आपकी जान लेना चाहता है, फिर क्या होगा। तो कोई आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी किसी भी चीज को आपको डिफेम कर सकता है, आपको कोई बीमारी हो, वो कोई बीमारी फैला सकता है, आपको, आप बीमारी को किसी को बताना नहीं चाहते, सामान्य तौर पर आदमी होता है, कोई बीमारी होती है बस दुनिया को बताते थोड़ी फिरता है हमको ये बीमारी, हमको ये बीमारी है, लेकिन हो सकता है कि वो फैला दे दुनिया में और उससे हो सकता है आपको नुकसान हो। जैसे एचआईवी किसी को हो जाए तो वो बताना भी नहीं चाहता कि हमको एचआईवी हो गया है, वो चुपचाप इलाज करना चाहता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें लोग चुपचाप इलाज तो करवा लेते हैं लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि कभी शर्मिंदा होना पड़ता है, कभी ऐसा है कि समाज में वो ऐसी बीमारियों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता तो उनसे दूरी बना लेते हैं लोग, तो लोग बताते ही नहीं कि हमको ऐसी बीमारी है। और क्या है, डाटा आप गूगल को दे और गूगल सबको बता दे, फिर क्या होगा। या कोई व्यक्ति गूगल से निकाल ले वो जानकारी और फिर उसके बाद आपको डिफेम करने की कोशिश करे, आपकी पूरी इज्जत की मटिया मेट करे, फिर क्या होगा। आप समझ रहे हैं क्या दिक्कत है। अरे भाई, आप नोइंगली कोई जानकारी दे रहे, दे दीजिए,
है ना। तो आप जानबूझ के यदि आप अपने बीमारी के बारे में किसी को बताना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, बता दीजिए ना, मना थोड़े है। हाँ? और उससे पैसे भी कमा सकते हैं तो कमा लीजिए, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपके चोरी छुपे कोई आपको नुकसान पहुंचा ले तो ये गलत है। बस इस बात के लिए अधिकार, निष्ठा का अधिकार है कि आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सर क्या है, न्यायपालिका क्या चाहती है, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये जान गए। तो इस तरह निजता का अधिकार क्या है, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए, संचरण की स्वतंत्रता। संचरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(d), 19(1)(d) में आपने देखा होगा, भारत में कहीं भी अबाध संचरण की स्वतंत्रता, भारत के अंदर कहीं भी अबाध संचरण की स्वतंत्रता क्या है, अनुच्छेद 19(1)(d). लेकिन अगर आप ये स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1)(d) के अंतर्गत मिली है, भारत के अंदर की मिली है, अगर आप चाहे भारत से बाहर जाना, तब मेनका गांधी ने ही तो केस किया था, मेनका गांधी, ये यही तो केस है 1978 वाला, विदेश जाने की स्वतंत्रता। तो विदेश जाने की स्वतंत्रता मिली अनुच्छेद 21 से, और देश के अंदर घूमने की स्वतंत्रता मिली अनुच्छेद 19(1)(d). तो क्लियर हुआ, है ना। तो यहां पर यही समझना है कि ये संचरण की स्वतंत्रता, तो आधी आधी संचरण की स्वतंत्रता कुछ अनुच्छेद 19 में है, कुछ 21 में है। तो इस तरह की चीजें हुई। अच्छा, एक अच्छा पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार, तो अच्छा जीवन जीने के अधिकार में पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अधिकार इसके अंतर्गत प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ प्रमुख अधिकारों के बारे में हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 के साथ कुछ महत्वपूर्ण जो केसेस थे या कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, वो हमने आपसे आज साझा की। होपफुली समझ आया होगा। ठीक है। और आपके लिए वीडियो कारगर होगा, प्री और मेंस दोनों के लिए कारगर होगा। आप लिख पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख पाएंगे, अगर आप इसे समझ पाते हैं, होपफुली समझ पाएंगे। और कोई अगर दिक्कत हो तो मेरे ख्याल से एक दो बार रिवाइंड करके समझ पाएंगे, क्योंकि ये एक अच्छी चीज ये है कि भाई वीडियो के माध्यम से आपके पास पड़ा रहता है, तो आप जब चाहे तब जितने बार चाहे उतने बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो और बाकी कोई समस्या होने पर आप मुझसे संपर्क कर ही सकते हैं। आप भाई वेबसाइट भी आ चुकी है हम लोगों की, तो वेबसाइट के माध्यम से आप आ सकते हैं। फोन नंबर आपको दिया गया, वेबसाइट पर फोन नंबर भी दिया गया है, सारी जानकारी दी गई है। कौन सी वेबसाइट, एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज नाम से वेबसाइट है, ऐसा जाइएगा आप www.educationforcivilservice.com, इसके नाम से एक वेबसाइट है, आप जाइए वहां सूचना प्राप्त कीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ शो हो सकता है, तो मैं आपको शो करके वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो आप उस वेबसाइट के माध्यम से भी बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये आपकी वेबसाइट है। मैं ऑलरेडी, मेरी फोटो आप यहाँ पर पहचान ही पा रहे होंगे। तो इस तरह से अब देखिए, लेटेस्ट वीडियो अभी हम लोग अनुच्छेद 21 शूट ही कर रहे हैं, और अनुच्छेद 20 यहाँ पर लेटेस्ट वीडियो लिखा हुआ है। जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा, जैसे जैसे ही इसे अपलोड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा लेटेस्ट जो वीडियो होगा अनुच्छेद 21 का, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बैनर आपको दिखता रहेगा। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है, और उसके बाद आप देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ते पढ़ाते हैं, तो इसमें ये जानकारी दी गई है। ठीक है। कि आपका क्या है, कौन सा कोर्स कवर होने वाला है, पॉलिटी, एथिक्स, आईआर, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल क्या इंटरनल सिक्योरिटी, और ये पीएसआईआर। ठीक है।
उसके बाद ये लिंक दिए गए हैं जो यूट्यूब और यहाँ पर के लिंक होंगे, फेसबुक के, व्हाट्सएप के लिंक हैं, वो सारा कुछ दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए, ये एड्रेस दिया गया है, ये फ़ोन नंबर दिया गया है, तो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से भी आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। अच्छा, इसमें और आपके लिए कुछ-कुछ चीज़ें मैं उसमें अपडेट कर रहा हूँ, वो देखते रहेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन पेपर्स पे जब आप जाएँगे, तो क्वेश्चन पेपर्स आपको जैसे यूपीएससी के प्री एग्जाम के देखें, ये सारे 2011 से लेके 2025 तक इसमें ये सारे क्वेश्चन पेपर्स इसमें हैं। और ये देखेंगे एमपीपीसीएस के लिए भी जो वेबसाइट पे अवेलेबल क्वेश्चन पेपर्स हैं वो यहाँ पर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। बीपीएससी के लिए भी और बीपीएससी मेंस के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। इसके अलावा सिलेबस की क्या बात है, तो यहाँ पर सिलेबस भी अवेलेबल है आपके लिए। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है कि पीएसआईआर का सिलेबस अवेलेबल है भाई, जनरल स्टडी में, और सिलेबस जो है अपडेट हो रहा है। एमपीपीसीएस का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सिलेबस प्री और मेंस के लिए अवेलेबल है। जो भी आप देखना चाहें वहाँ देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडेबल है, तो ये डाउनलोड कर सकते हैं। वैकेंसी कितनी आई 2026 को नोटिफिकेशन में, और ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये बीपीएससी का आपका है जो जितनी जानकारी लिखी हुई है। धीरे धीरे जानकारी जो अपडेट हो जाएगी और आपके लिए जो भी जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे होम में, तो होम देख ही रहे थे आप कि होम में सारी चीज़ें दी हुई थी, है ना। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर कुछ ये दिए गए हैं कि क्वेश्चन पेपर, एक में सिलेबस, एक में नोट्स, और धीरे धीरे करके आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मैं इसी वेबसाइट के माध्यम से ले आऊँगा। तो आप लोग वेबसाइट पर भी विजिट कीजिए और यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज पर विजिट कीजिए, और जो और जानकारी चाहिए वो बताते रहिए। धीरे धीरे जानकारी आप तक पहुंच रही है और पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।